नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। उत्तम पब्लिक स्कूल में बुधवार को समय सेवी शिक्षण संस्था संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निजी शिक्षण संस्थाओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। समय सेवी शिक्षण संस्थान संघ की एक बैठक बुधवार को उत्तम पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई। बैठक में निजी शिक्षण संस्थानों के प्रधानों ने भाग लिया। बैठक में लॉकडाउन के कारण निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालन में आ रही विभिन्न समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए समय सेवी शिक्षण संस्थान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने बताया कि लॉकडाउन के चलते सरकार के निर्देशानुसार निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा फीस के लिए बच्चों के अभिभावकों पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा, लेकिन लॉकडाउन के कारण निजी शिक्षण संस्थाओं पर भी आर्थिक संकट आया हुआ है। ऐसे में शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाबूलाल जुनेजा ने बताया कि जिले भर की शिक्षण संस्थाओं में हजारों की संख्या में कर्मचारी व अध्यापक काम करते हैं। शिक्षण संस्थाओं के पास उन्हें देने के लिए कोई राशि नहीं है। स्कूलों की फीस नहीं आने के कारण उनकी रोजी रोटी पर संकट आन पड़ा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, लेकिन सरकार की नीति के अनुसार अभिभावकों से फीस लेने पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए समय सेवी शिक्षण संस्थान संघ के जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया कि निजी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चों के वे अभिभावक जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उनसे फीस भरवाने के लिए आग्रह करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बैठक में RTE पुनर्भरण की राशि की बकाया किस्तों के भुगतान को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिले भर के समय सेवी शिक्षण संस्थान संघ के संचालक उपस्थित थे। तो हम हमारे कर्मचारियों को और हमारे विद्यालय संचालन में जो खर्चे हो रहे हैं उनका कुछ हिस्सा अच्छे तरीके से संचालन कर सकते हैं। और इसी में एक मुद्दा रखा था कि RTE 2021 जो आने वाला सत्र है उसकी फीस हमें कोई राहत पैकेज नहीं चाहिए। हमें हमारी जो 2021 की RTE की फीस है वो लोन के रूप में हमें पहले अदा कर दी जाए। जो विश्वव्यापी बीमारी कोरोना जब से हमारे देश में आई है और स्कूलों का लॉकडाउन हुआ है, उसके पश्चात अभिभावकों और निजी शिक्षण संस्थाओं के बीच में दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। जबकि हमारा शुरू से ये प्रयास था कि अभिभावकों और हमारे बीच में किसी तरह की दूरी पैदा नहीं है, क्योंकि अभिभावकों और बच्चों के बगैर हमारे स्कूल किस काम के हैं। हमने फिर भी कोरोना काल के अंदर यथासंभव प्रयास किया कि उन बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दें, उनके हालचाल जानें, यथासंभव उनके घर तक हमारे डेली कोर इसी बात के लिए जाते हैं कि बच्चे की आदतें नहीं बिगड़ें। हर तरह से हमने एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर काम करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी स्थिति सरकार की तरफ से बार बार भ्रामक बयान देने की वजह से आई कि अभिभावकों को लगा कि ये सारी की सारी फीस हमारे को माफ़ हो गई है और हमें देना नहीं है। जबकि स्थिति इससे विपरीत है कि आज हमारे पास में निजी शिक्षण संस्थाओं में छोटे से छोटा स्कूल है, उसमें 20-25 साथियों का स्टाफ काम कर रहे हैं। हमारे पास अध्यापक हैं, चपरासी हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, बाइयाँ हैं। उन सबको हम कहाँ से वेतन दें? उसके लिए हमने सभी अभिभावकों से गुजारिश की कि जैसा जिसका अफोर्ड करता है, जिस तरह की उसकी आर्थिक स्थिति है, अगर वो कोरोना काल में प्रभावित हुआ है तो वो हमें कम दे। अगर बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जो कि बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए, जैसे कोई खेती से जुड़े हुए हैं या इस तरह के उनके कोई स्थायी कारोबार है, जिस तरह से चाहे कोई मेडिकल स्टोर है या कोई किराने की दुकानें हैं, बहुत सा ऐसा काम है जो कोरोना काल में भी प्रभावित हुआ। उनसे हमने निवेदन किया है कि आप हमें पूरी फीस दें ताकि इन सबका हम मिलजुल कर सकें। उसके बाद मेरा स्पष्ट निर्देश था सभी हनुमानगढ़ जिले के निजी शिक्षण संस्थाओं को कि आप अभिभावकों की आर्थिक स्थिति देखते हुए उनके साथ में पेश आए, और वो आए। लेकिन उसके बावजूद भी एक गतिरोध जो बना हुआ है वो सरकार की बार बार भ्रामक बयानों की वजह से बना हुआ है। तो मेरा आप सबके इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से अनुरोध रहेगा कि अभिभावक खुल के अपनी संस्थाओं का साथ दें, क्योंकि इन संस्थाओं में जो कर्मचारी हैं वो उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के छोटे भाई हैं, उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं, हम दूसरे थोड़ी हैं। आज जितने भी अभिभावक हमसे जुड़े हुए हैं वो हमारे एज ए पेरेंट, तो उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए और अपनी बात को अच्छे ढंग से करने के लिए आज ये मीटिंग रखी है।
सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जो निजी शिक्षण संस्थाएं जो वास्तव में देश की सेवा कर रही हैं, जिन्होंने राजस्थान को विकसित करने में बहुत अच्छा योगदान दिया है, जो कि लगभग पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो 98% है, उन सबको उनकी जो ऑडिट है उनके अनुसार आर्थिक पैकेज दिया जाए ताकि वो इस कोरोना काल के समय का कर सके। अगर हमें सरकार आर्थिक स्थिति उपलब्ध करवाती है, आर्थिक स्थिति में हमारी मदद करती है, तो निश्चित रूप से हम अभिभावकों की यथासंभव जो भी होगी मदद करने का प्रयास करेंगे। उत्तम पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ में RBSE और CBSE के विद्यालयों की एक सेमिनार है, और ये सेमिनार है जो ऑनलाइन टीचिंग है उसको जारी रखा जाए या उसको बंद किया जाए। तो ऑनलाइन टीचिंग देने के बाद भी जो पेरेंट्स है फीस का झगड़ा पड़ रहा है, फीस टाइम पे नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार की कुछ नीतियां हैं जिसमें राज्य सरकार कह रही है कि अभी फीस आप ले नहीं सकते हैं, स्थगित की गई है, लेकिन जो टीचर ऑनलाइन में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उनको भुगतान करना, उसके बावजूद जो स्कूल हैं उनके बिजली के खर्चे हैं, पानी के खर्चे हैं, मोबाइल हैं, डाटाज हैं, इन सब पर जो खर्च लगता है उसके लिए सरकार मौन है और फीस भी नहीं लेने दे रही। तो इसी पर्पज से दूसरे हम जो फीस है 19-20 की उसके लिए भी सरकार ने स्थगित रखा है। लेकिन अब जो पेरेंट्स हैं वो असमंजस की स्थिति में हैं कि जो फीस है वो दी जाए या नहीं दी जाए। तो एक मैसेज कन्वे करना पेरेंट्स को भी कि सरकार ने फीस जो है वो स्थगित की है, न कि लेने से मना किया है। दूसरी हमारी RT की फीस है, RT के जो शुल्क है, पुनर्भरण राशि है RBSE या CBSE स्कूलों की, वो 2019-20 उसकी अभी सेकंड किस्त तक बकाया नहीं, सेकंड किस्त बकाया है, और कई स्कूलों की 18-19 की भी बकाया है। बड़े खेद का विषय है कि 1.5 साल पूरा होने के बाद सरकार हर पॉइंट पर अपना एक सिटीजन चार्टर होता है जिसमें वो लिखती है कि इस समय उसका भुगतान होगा, लेकिन इनका अक्टूबर और मार्च में भुगतान होना इन्होंने बताया है, लेकिन आज तक भुगतान जो है समय पर नहीं दिया गया। ये हमारी मुख्य समस्याएं, और इन्हीं के लिए हम सेमिनार करके और इन पर क्या निर्णय होगा सरकार के लिए, हम सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे या सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मिलकर समस्या का हल करने का प्रयास करेंगे। DYFI कार्यकर्ताओं ने विद्युत बिलों में बढ़ोतरी करने के विरोध में बुधवार को जंक्शन में अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नाम पे लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। थोड़ी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कोरोना काल के दौरान 6 माह के बिजली बिल माफ करने व अलग अलग सरचार्ज के नाम पर विद्युत उपभोक्ताओं से की जा रही लूट बंद करने की मांग को लेकर जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जंक्शन स्थित विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने ठोस आश्वासन न मिलने तक घेराव जारी रखने की चेतावनी दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के गेट पर चढ़कर विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद कार्यकर्ता कार्यालय में घुस गए, SC के चैम्बर में धरना देना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। इस दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग की ओर से उपभोक्ताओं के साथ औसत बिल व सरचार्ज तथा स्थायी शुल्क के नाम पर लूट की जा रही है। सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान पूर्व में 6 माह के विद्युत बिल स्थगित करने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार अपने इस वायदे से मुकर गई। अब भारी भरकम बिल आम उपभोक्ताओं के पास भेजे जा रहे हैं, ऑडिट के नाम पर लूट की जा रही है। जनवादी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि 6 माह के बिल माफ करने सहित अन्य समस्याओं के समाधान को लेकर विभाग के अधिकारी जब तक उन्हें संतुष्ट नहीं करेंगे, उनका बेमियादी पड़ाव जारी रहेगा। इस मौके पर मोहन लोहरा, जगजीत जग्गी, राजेश नोकवाल, वेद मक्कासार, विनोद कुमार, लालचंद वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी द्वारा बिजली कंपनियों की और बिजली विभाग की जो लूट के खिलाफ है, आज यहाँ SC कार्यालय का घेराव किया है, और ये घेराव तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। 6 माह के बिजली के बिल माफ करने सहित अन्य जो मांगे हैं, सरकार के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है, अलग अलग लोगों को लूट का एक जरिया बिजली विभाग ने बना रखा है। इसको लेकर के भारत की जनवादी नौजवान सभा ने घेराव किया है, और ये घेराव तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। अधिकारियों ने यह कहा कि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, लेकिन हमारा यह कहना है कि सरकार तक पहुंचाने से पहले जो बिजली विभाग खुद लोगों को लूट रहा है, उनकी जेब काट रहा है, उनकी जेबें काटने का काम नहीं, बल्कि उनको कोरोना महामारी के दौरान उनको राहत देने का काम इस विभाग को करना चाहिए था। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी के द्वारा प्रस्तावित कार्य तहत
आज हमने एसी कार्यालय का घेराव किया है। वो इस बात के लिए किया है कि तरह तरह के अनावश्यक शुल्क लगा के जो बिजली विभाग लूट रही है, उस लूट को बंद करे। तमाम जो कोरोना कार्यकाल के दौरान सरकार ने जो घोषणा की थी कि हम 6 माह के बिजली के बिल माफ करेंगे, सरकार ने बिल्कुल झूठे वादे करके लोगों को ठगने का काम किया है। आज 10-10 गुना बढ़ा के उपभोक्ताओं को बिजली के बिल थमाए जा रहे हैं और उनको धमकाया जा रहा है कि जो बिल नहीं भरोगे तो हम आपके कनेक्शन काटेंगे। इनके खिलाफ हमने घेराव कर रखा है। वो हमारी तमाम मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम एसी कार्यालय के अंदर ही धरना लगाए रखेंगे। टाउन स्थित वार्ड संख्या 31 में बिना नोटिस दिए मकानों के बाहर फुटपाथ तोड़ने के विरोध में वार्डवासियों ने नगर परिषद के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। टाउन के वार्ड संख्या 31 में नगर परिषद की ओर से मकान के आगे फुटपाथ सहित लोगों के घरों के बाहर पड़ी टंकियां जेसीबी मशीन द्वारा तोड़वाए जाने के विरोध में बुधवार को वार्डवासी नगर परिषद के अधिशासी अभियंता से मिले। वार्डवासियों का कहना है कि नगर परिषद द्वारा नाली निर्माण कार्य करवाने के लिए मोहल्ले के घरों के बाहर बने फुटपाथ तोड़वाए जा रहे हैं। जेसीबी मशीन के जरिए नाली निर्माण का हवाला देकर लोगों के घरों के आगे से फुटपाथ को तोड़वा दिया गया है, जबकि कुछ मकान मालिकों को स्वतः ही कब्जा हटाने के लिए 5 दिन की मोहलत दे दी गई है। वार्डवासियों ने बताया कि मोहल्ले में नगर परिषद की टीम आई और बिना किसी सूचना के उनके घरों के सामने बने फुटपाथों को ध्वस्त कर दिया। इससे कई लोगों के घरों के बाहर बने सेफ्टी टैंक तक टूट गए तो कईयों की बाहर पड़ी पानी की टंकियों को भी नगर परिषद के कर्मचारियों ने जेसीबी के जरिए तोड़ दिया। मोहल्ले वासियों ने आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि बार बार कहने के बावजूद और कुछ मोहलत मांगने के बावजूद नगर परिषद की टीम ने उनकी एक न सुनी और उनके घरों के बाहर बने सेफ्टी टैंक और पानी की टंकियों को तोड़ दिया। वार्डवासियों का आरोप है कि मोहल्ले के कुछ लोगों की नगर परिषद अधिकारियों से साठ-गांठ है। इसके चलते नगर परिषद के लोगों ने उनके कब्जे नहीं हटवाए, जबकि दूसरे लोगों को बिना मोहलत दिए तथा बिना उनकी बात सुने उनके घरों के बाहर जबरन तोड़फोड़ कर दी। वार्डवासियों ने नगर परिषद के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंप मौका मुआयना करने की मांग की है। सर, ये समस्या ये है कि मैं अभी यहाँ पे आया तो जेसीबी लगी हुई थी तो मैंने एक छोटा सा ऑब्जेक्शन उठाया कि अगर हमारे भी ये घर जो टूट रहे हैं, हमारे थड़े टूट गए, भाई साहब की जो वो टूट गई टॉयलेट और सेफ्टी टैंक वहाँ पे, उसके कारण गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही हमारे घर के आगे, गंदगी इस टाइम प्रेजेंट में। और अगर ये जो साथ वाले घर हैं उनका अभी तक बुर्जी नहीं टूटी, इनकी जब तक बुर्जी बनेगी तब ये टूटेगा। इनकी सांठ-गांठ है इन दोनों के साथ। कह रहे हैं कि जब तक इनके पिलर नहीं निकलेंगे तब तक ये नहीं टूटेगी। पार्षद हमारा घर का है और अभी कईयों से बात की है, वो ऑप्शन नहीं उठा रहे कोई। हम ये चाहते हैं कि प्रेजेंट में ये चीज़ टूटनी चाहिए, अगर नहीं टूटेगी तो हम यहाँ पे धरना देने के लिए तैयार हैं। जैसे भी हमारे तो सर वहाँ नालियाँ बनी हुई थी ऑलरेडी, पहले की नालियाँ बनी हुई थी। फिर भी हमारे क्या है कि जो कह रहे हैं दोबारा निर्माण कार्य होगा नालियों का, इसलिए कि आपकी ये सारी तोड़नी पड़ेगी। हमें जो दे के गए थे कि यहाँ तक तोड़ दो, वहाँ तक हमने खुद तोड़ लिया था। फिर भी हमारा क्या है कि सारा नुकसान कर गए जी, सारा तोड़ गए। जैसे भी वाले को हमने रोका भी था, वो कह रहे थे जयन साहब से बात करो, जयन साहब से बात की तो उन्होंने कहा दिया भाई टूटेगी, ये तो टूटेगी। तो सर वो जो उन्होंने कहा था वहाँ तक हमने खुद तोड़ ली, फिर आगे तोड़ने की क्या जरूरत थी। इन लोगों की नहीं तोड़ी तो ये कोई इस चीज़ का हमें नहीं नॉलेज है, क्यों नहीं तोड़ी, भाई किसके साथ इनकी सांठ-गांठ है वो हमें नहीं पता है। जो भी है वो गलत हो रहा है। वार्ड नंबर 31 के लिए ये सबसे दुर्भाग्य भरी बात है कि जो भी ये कार्य हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। नाली निर्माण का कार्य या सड़क निर्माण का कार्य वो बहुत अच्छा है, करवाना चाहिए, पर जो नुकसान हो रहा है लोगों का वो गलत है। राजस्थान अंबेडकर ईंट भट्टा मजदूर यूनियन के सदस्यों ने गांव किकरालिया में एक ईंट भट्टा संचालक द्वारा श्रमिकों के साथ कथित रूप से मारपीट करने में मजदूरी नहीं देने के विरोध में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। गांव किकरालिया के एक ईंट भट्टा मालिकों द्वारा लॉकडाउन में मजदूरों के साथ कथित रूप से की गई मारपीट व बिना मजदूरी दिए श्रमिकों को भट्टे से खदेड़ दिए जाने के विरोध में बुधवार को राजस्थान अंबेडकर ईंट भट्टा मजदूर यूनियन ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि 8 जून को श्रमिकों ने पुलिस अधीक्षक को लिखित में अवगत कराते हुए बताया था कि गाँव किकरालिया के ईंट भट्टा पर कुछ लोगों ने मजदूरों से मारपीट की। ईंट भट्टा मालिकों ने श्रमिकों से 8 माह तक काम करवाकर बिना मजदूरी ही वहाँ से निकाल दिया। इसकी शिकायत रावतसर पुलिस थाना में की गई। ज्ञापन के अनुसार श्रमिक जब जांच अधिकारी से रावतसर थाने में मिलने गए तो उन्होंने मजदूरों से गाली गलौज किया और ईंट भट्टा मालिक को अपना मित्र बताते हुए मजदूरों को झूठा व चोर बताया। ज्ञापन में कहा गया है कि पुलिस उप निरीक्षक के व्यवहार से श्रमिकों को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। ज्ञापन में उक्त मामले की जांच किसी अन्य निष्पक्ष पुलिस अधिकारी से करवाकर मजदूरों की मजदूरी दिलवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में राम कुमार, बलराम, जीतराम, रमन कुमार, किशन कुमार, रवि कुमार, राकेश, अनुज, अजय, शिवा, सोहनलाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
ये लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ कि गरालिया भट्टा जो रावसर तहसील में पड़ता है उस पे जलाई का काम कम से कम 10 मजदूर करते थे, जिन्होंने वहाँ 7-8 महीने काम किया। उस बीच में क्या हुआ कि एक मजदूर की घरवाली से छेड़खानी की थी, इस बात को लेकर के इनका वहाँ झगड़ा हुआ। उन्होंने वहाँ पुलिस बुला करके उसको धमकाया करा, उसके बाद में उनका रोड़ा छूट गया और इनके खाते में 45,000 रुपया खर्चा पुलिस लिख दिया। उसके बाद में जब लॉकडाउन लगा उसके बीच में इनसे फिर मारपीट करी और भट्टे से बिना हिसाब किए बिना पैसे दिए इनको वहाँ से भगा दिया। और ये 2 दिन तक नहर की पटड़ी पे बैठे रहे। प्रशासन से भी इन्होंने निवेदन किया, हर जगह इन्होंने फ़ोन किया, लेकिन इनकी कोई सुनाई नहीं हुई। ये पैदल चल करके हनुमानगढ़ आ गए। हनुमानगढ़ आए तब हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि अभी इन मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है, इनको न्याय दिलाया जाए। वो परिवार रावतसर थाने में SI पास चला गया, उन्होंने हमें बुलवाया, हमारे बयान ले लिए। उसके बाद में बोला भाई जिन मजदूरों के साथ घटना घटी है उन मजदूरों को भी बुलाना पड़ेगा। तो हमने उनको फ़ोन वगैरह किया तो वो लोग परसों हनुमानगढ़ आ गए। ठीक है, बयान देने के लिए जब हम रावतसर थाने में गए तो हमने वहाँ एक दूर का उन्होंने बयान लिया। उस दौरान हमने पूछा जी ये 45,000 रुपया उसने जो पुलिस खर्चा लिखा ये काहे का है। इस बात को लेकर के वो एकदम भड़क गए और बोलेगा जी ये नहीं देते तो इनके खिलाफ मैं गंभीर मुकदमा कर देता, 376 का मुकदमा कर देता, इनको अंदर फंसवा देता। मैं क्या साहब इन मजदूरों का ऐसा क्या मामला जो था लेकर के यूनियन के जो जितने भी सदस्य इकट्ठे हुए और आज SP महोदय को ज्ञापन दिया कि उस SI के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जावे और वो जो परिवार सत्यनारायण के पास है वो हनुमानगढ़ ला करके किसी अन्य अधिकारी से जांच करवाई जाए, उन मजदूरों को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। 1-2 दिन के अंदर न्याय नहीं मिलता है तो हम जिला पुलिस अधीक्षक के आगे भूख हड़ताल रखेंगे। फीस के नाम पर कथित रूप से लूट करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को संगरिया के स्वामी केशवानंद कृषि महाविद्यालय के समक्ष विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। लॉकडाउन में फीस के नाम पर लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कॉलेज प्रशासन पर फीस के नाम पर छात्र छात्राओं से लूट करने का आरोप लगाते हुए क्षेत्र के कृषि विद्यार्थियों ने बुधवार को जिले के संगरिया सहित स्वामी केशवानंद कृषि महाविद्यालय के समक्ष बेमियादी धरना आरंभ कर दिया। धरना स्थल पर हुई सभा को संबोधित करते हुए हनुमानगढ़ टाउन के राजकीय NMPG कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते छात्र छात्राओं के घर की हालत कमजोर हो चुकी है। दूसरी तरफ किसान की खेती भी खतरे में है। क्षेत्र में टिड्डी दल का प्रकोप चल रहा है। किसान की फसल चौपट हो चुकी है। जीवन यापन का कोई साधन नहीं है। दूसरी तरफ कृषि महाविद्यालय प्रशासन अभिभावकों को फोन कर फीस जमा करवाने का दबाव डाल रहा है। इससे छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक मानसिक रूप से परेशानी झेल रहे हैं। जबकि राज्य सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी शिक्षण संस्थान फीस के लिए किसी को प्रताड़ित नहीं करेगा। महेंद्र शर्मा ने कहा कि कॉलेज में पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, फिर भी छात्र छात्राएं ट्यूशन फीस, पुस्तकालय फीस, स्पोर्ट्स फीस, लेबोरेटरी फीस, कंप्यूटर फीस आदि देने को मजबूर हो रहे हैं। इसलिए कॉलेज प्रशासन और सरकार से मांग है कि छात्र छात्राओं की फीस माफ की जाए, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। इस मौके पर रमन सियाग, पंकज पारिक, यश चिलाना, आशीष बजाज, सुभाष रोयल, लोकेश बेनीवाल, करणवीर बिश्नोई, प्रवीण जोशी, सुभाष सुथार, आकाश चिलाना, विजयपाल बिजारनिया, मनोज जांगड़ा, लोकेश कुमार सहित अन्य छात्र मौजूद थे। आज संगरिया का विद्यार्थी, कृषि संकाय का विद्यार्थी अपने फीस की मांग को लेकर के आज SKG कॉलेज के आगे धरना दिया। हम कॉलेज प्रशासन से और सरकार से बात करने के लिए यहाँ बैठे कि हमारे सेमेस्टर की 60-70 हज़ार रुपये फीस है, कॉलेज लगे नहीं, कंप्यूटर फीस, ट्यूशन फीस, स्पोर्ट्स फीस, लाइब्रेरी फीस, हम किस बात की फीस देंगे जब कॉलेज ही नहीं लगे। और सरकार के आदेश भी है कि अभी लॉकडाउन के दौरान आप विद्यार्थी से फीस नहीं वसूल रहे। हम किसान के घर से आते हैं और कृषि की पढ़ाई करते हैं। हम राज्य सरकार से, कॉलेज प्रशासन से और जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी की जेब के ऊपर डाका मारने का जो योजना बना रखी है उस योजना के खिलाफ हम आज धरना शुरू किया है। और हम ये कहना चाहते हैं, हम अशोक गहलोत जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी अभी सोशल डिस्टेंस के साथ बैठा है। हम थोड़े विद्यार्थी इस बात का दर्द के लिए बैठे हैं कि सोशल डिस्टेंस के साथ कि लॉकडाउन के अंदर हमारे घर की आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल पहले भी कमजोर हो गई थी, परंतु आप ये कॉलेज प्रशासन फर्जी फीस के नाम की रसीद बढ़ा करके कॉलेज लग ही नहीं रहा,
कॉलेज के अंदर पढ़ाई ही नहीं, कॉलेज के अंदर कंप्यूटर के अंदर कक्ष में हम गए ही नहीं, हमने स्पोर्ट्स खेले ही नहीं, हमने लाइब्रेरी में जाकर के किताब पढ़ी ही नहीं, तो हम फीस किस बात की देवें। हम सरकार से, कॉलेज से और प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जल्द समय रहते हमारी बात नहीं मानी तो ये विद्यार्थी समुदाय इस आंदोलन को और तेज करेगा और जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन के रतनदीप मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम अव्वल रहा। बुधवार को परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों का अभिनंदन किया गया। जंक्शन के रतनदीप मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम शानदार रहा। बुधवार को अव्वल रहे बच्चों का विद्यालय प्रांगण में अभिनंदन किया गया। शाला निदेशक ने बताया कि गत वर्षों की तरह इस बार भी 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा। विद्यालय के छात्र लखवीर सिंह ने 96.67% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। इसी प्रकार यश कुमार गजरा ने 91.83% अंक प्राप्त कर द्वितीय तथा वंदना पुत्री विनोद कुमार ने लगभग 90% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। चिरंजीव शर्मा ने 85.83%, कुसुम ने 85.70%, दीक्षा ने 84.17%, हिमांशी कंवर ने 83%, कमलदीप कौर ने 82.67% तथा रोहनदीप जसल ने 80.17% अंक प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। इस मौके पर शाला निदेशक ओम प्रकाश चौयल, प्रधानाचार्य प्रेमपाल शर्मा, जितेंद्र चौयल, शशिकांत भाटी, सुलोचना बिश्नोई, पूनम भद्रा, इकबाल सिंह, दिलबाग सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। दीप मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कक्षा 12वीं विज्ञान वाणिज्य कला वर्ग के बाद कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम शानदार रहा। छात्र लखवीर सिंह ने 96.67%, यश कुमार गजरा ने 91.83%, एम कुमारी वंदना ने 89.83% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। समस्त अभिभावकगण, शिक्षकगण एवं माता पिता को उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए हार्दिक बधाई। सर, मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मेरे 10th क्लास में
मैं रत्नेश्वर पढ़ता हूँ। मैं 10th तक 96.67% मैं इसका श्रेय मेरे गुरुजनों माता पिता को देना चाहता हूँ। मेरा आगे सपना है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। टाउन स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 10वीं कक्षा में अव्वल रहे विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। टाउन के आदर्श विद्या मंदिर के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के उपलक्ष्य में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नरोत्तम सिंगला, भूपेंद्र अरोड़ा, मदन लाल बिश्नोई व प्रधानाचार्य गंगाधर शर्मा ने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। परीक्षा में साक्षी सुथार 94.17%, नितिन 92.87%, हर्षदीप 92.50% तथा राहुल ने 92.50% अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया। आदर्श विद्या मंदिर के 10वीं RBSE के बोर्ड एग्जाम में अव्वल रहने पर आज उनका अभिनंदन कार्यक्रम किया गया है, जिसमें प्रबंध समिति के व्यवस्थापक श्रीमान नरोत्तम जी सिंगला, जिला समिति उपाध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र जी अरोड़ा और जिला सचिव श्रीमान मदन लाल जी बिश्नोई का मार्गदर्शन मिला। सभी बालकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। सबका अभिनंदन कार्यक्रम किया गया। आदर्श विद्या मंदिर ने पूरे जिले में टॉप किया है। सभी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं और 90% से अधिक 6 बच्चे और 80% से अधिक 13 बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं। इसीलिए इनका अभिनंदन कार्यक्रम किया गया था। फिर के परिवार को ये खुशी का मौका जो मिला है, सब लोग इसमें आनंदित हो और इसका लाभ मिले। टाउन स्थित पटवार घर में बुधवार को हॉल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर SDM कपिल यादव ने विधिवत रूप से हॉल की नींव रखी। टाउन में राजस्व विभाग के पटवार घर के भूखंड में नगर परिषद की ओर से आवंटित बजट से बनने वाले हॉल के निर्माण कार्य का शिलान्यास बुधवार को हुआ। उपखंड अधिकारी कपिल यादव, नायब तहसीलदार दानाराम मीणा ने निर्माण कार्य का शुभारंभ करवाया। हॉल के साथ ही पटवार घर के समक्ष सीसी रोड निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया। इस मौके पर भू अभिलेख निरीक्षक गुलजार अहमद, योगेश स्वामी, तरसेम सिंह, विशाल खत्री, अनिल सहूद, सभापति गणेश बंसल, दीनदयाल शर्मा, लोकेंद्र सिंह, नीरज सिंगल, मनोज लीला, श्याम बिहारी गोयल, कालाराम आदि मौजूद थे। आज हमारे नए पटवार घर की नींव रखी गई, जिसमें कपिल यादव और नायब तहसीलदार मौजूद थे। दानाराम जिला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसमें काश्तकारों को काफ़ी लाभ हुआ इसमें, क्योंकि पहले जो पटवार घर था वो काफ़ी छोटा था। पटवार घर में बारियों और काश्तकारों के लिए नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, जो नगर परिषद से बजट मंजूर हुआ है। आज उसका शिलान्यास किया गया था। लागत लगभग 15 लाख का बजट है और निर्माण कार्य में 3 से 4 महीने लग जाएंगे। पहले ये इमारत जो आपके सामने बनी हुई है काफ़ी पुरानी है, लगभग 30 से 40 साल पुरानी है। बनने से काश्तकारों के बैठने की व्यवस्था भी हो जाएगी और धूप में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा उन्हें। जंक्शन की धानमंडी स्थित नवदुर्गा मंदिर में बुधवार को मां संतोषी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। जंक्शन धानमंडी स्थित श्री नवदुर्गा मंदिर में बुधवार को मां संतोषी माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व हवन यज्ञ करवाया गया। यज्ञ में श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना को लेकर आहुतियां डाली। मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं द्वारा मां संतोषी माता की मूर्ति स्थापित करवा प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। इस दौरान अनिल गोयल, नरेंद्र गर्ग, राजेश कुमार, राजकुमार गोयल, BD गोयल, पंडित शिव भगवान सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। मंदिर धानमंडी में की स्थापना हुई है। की स्थापना संतोषी माता की मूर्ति स्थापना मैंने अपनी पत्नी की याद में पूर्ण मंदिर बनवाकर उसमें पूर्ण मूर्ति स्थापना यहाँ पे यज्ञ आहुति देकर और जो भी मांगलिक जो भी धार्मिक अनुष्ठान थे वो पूरे करके यहाँ पर मंदिर में मूर्ति स्थापना। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
की लगी